हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग का बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। अब हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि जो बैंक समाधान विवरण पत्र होता है यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसकी नीड होती है प्रिपेयर करने की, और इसी से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो करना ही है और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं मेन कि क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों नीड होती है इसकी। तो बैंक समाधान विवरण पत्र की जब बात की जाती है, अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू identify or tally the differences that exist between the user passbook and cash book of the firm। कि जो बैंक समाधान विवरण पत्र होता है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो बैंक अपने कैश बुक के बारे में पढ़ा हुआ है, रोकड़ बही जिसे कहा जाता है, क्या होती है समझ चुके हैं आप। जो कैश बुक रखता है और जो बैंक बुक होती है या फिर हम पासबुक भी कह सकते हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं। डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए या उन रीजंस का पता लगाने के लिए कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, तो वहां पर जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो कहलाता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। कि जो भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक के साथ किए गए हैं या बैंक के बिना किए गए हैं, डायरेक्ट कैश में किए गए हैं, तो इस वजह से क्या होता है दोनों में डिफरेंस हो जाता है, कुछ अलग अलग अमाउंट आ रहा होता है। तो उसी को ही बराबर करने के लिए या उसको टैली करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। फिर आता है कि क्यों नीड होती है। अब एक पॉइंट तो आपने समझ लिया कि डिफरेंस जो होता है इस वजह से बनाया जाता है कि बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता, नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि क्यों आवश्यकता पड़ती है या क्यों इम्पोर्टेंट है बनाना। सबसे पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। इससे हमें ये पता चलता है, जो स्टेटमेंट हम ये तैयार करते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी पासबुक है या जो कैश बुक है इसके बीच में डिफरेंस है कितना। फिर आता है कि इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्चुअल बैंक बैलेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में आपके बैंक में कितना अमाउंट है, बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसमें कैश एट बैंक और कैश एट हैंड दोनों चीजें दिखाई जाती है ना, तो इस वजह से हमको इसको बनाने की नीड होती है। फिर आता है इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कि जो बैंकिंग लेन देन किए जाते हैं या बैंकिंग से ट्रांजैक्शन जो हमने किए होते हैं उनका जो रिकॉर्ड्स रखा गया है, तो ये देखने के लिए कि उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया, किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम तैयार करते हैं। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ रिवाइज्ड कैश बुक दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू बैंक बैलेंस। ये हेल्प करता है एक संशोधित बैंक यानी कि इसकी विवरण पत्र तैयार करते हैं तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि एक हम रिवाइज कैश बुक तैयार कर सकें जिसमें कि एक्चुअल जो बैलेंस है उसको हम दिखा सकें। क्योंकि आपको मैंने कैश बुक में पढ़ाया था कि कैश बुक जो बनती है तो उसमें बैंक कॉलम वाली भी बनाई जाती है या डिस्काउंट के साथ बनाई जाती है, कई तरह की बनती है। फिर आ जाता है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एम्बेजलमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट जो है आपका उसमें किसी तरह की कोई पैसे की हेरा फेरी या कुछ भी गड़बड़ की गई है तो उसको आसानी से हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब आ जाता है कि अब ये तो हमें समझ लिया कि अंतर होता है, डिफरेंस आता है, इस वजह से हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन ये भी तो आता है कि क्यों डिफरेंस होता है, क्यों आता ही है डिफरेंस की हमें बनाने की आवश्यकता होती है। तो अब हम समझ लेते हैं कि रोकड़ बही और पासबुक के शीर्ष में अंतर के प्रमुख कारण, मेन रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो पहला डिफरेंस हो जाता है कि चेक निर्मित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें ये रहता है कि जो व्यापारी है जो बिजनेस कर रहा है वो जो भी उसके क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए जैसे ही चेक को इशू करता है तो उसको अपनी जो कैश बुक बनाता है वहां पर क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री कर देता है, उसको दिखा देता है। लेकिन और जिस वजह से क्या होता है कि जो आपकी कैश बुक होती है उससे आपका अमाउंट कम हो जाएगा जो रिसिप्ट वाले कॉलम में। लेकिन जो लेनदार होगा, जो क्रेडिटर होगा, अगर बैंक में उसने फौरन ही जमा नहीं किया, फौरन डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, तो आपके अकाउंट से क्या होगा कि वो चीज इतना अमाउंट डायरेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से क्या होगा डिफरेंस हो जाता है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, चेक बैंक में जमा कराए लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड।
कि जो ग्राहक था, जो कस्टमर था, उसके से जो भी आपको चेक प्राप्त हुए थे, आपको रिसीव हुए थे, आपने उसे बैंक में जमा तो करा दिए हैं, बैंक में डिपॉजिट तो करा दिया है। इस वजह से आपने जो आपकी कैश बुक थी उसके डेबिट पक्ष में उसे रिसीव हो गया है, तो आपने डेबिट साइड में दिखा दिया, लेकिन वहां पर जो बैंक था उसमें कलेक्ट नहीं हुआ, अभी उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंस आएगा। फिर आ जाता है बैंक द्वारा ब्याज देना या लेना, इंटरेस्ट पेड और डिडक्टेड बाय द बैंक। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट लेता भी है, और जो आपने लोन लिया होगा या कुछ लिया होगा तो उसके लिए आप बैंक को इंटरेस्ट देते भी हैं, और या फिर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो जाता है जो हमारी कैश बुक होगी और जो हमारी पासबुक होगी उसमें। फिर आता है बैंक प्रभार, बैंक चार्जेस, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा चार्जेस कट रहे हैं। आप कुछ भी बैंक की सुविधा लेते हैं, फैसिलिटी लेते हैं, तो उसके चार्जेस आपको जरूर देने हैं। प्राइवेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसके तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस आते हैं, हर चीज के मेंटेनेंस चार्जेस के ही नाम पर बैंक अच्छा खासा अमाउंट क्या करता है, डिडक्ट करता रहता है हमारे अकाउंट से। कभी अपनी पासबुक पर ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस चार्जेस भी काफी कटते हैं बैंक के। इसके अलावा बैंक जो भी आपको सुविधाएं दे रहा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है उसके ले लेगा, या कुछ भी आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग से लेते हैं, या आप लोग ऑनलाइन फॉर्म ही भरते हैं ना, तो वहां पर भी बैंक की फीस भी आती है कभी कभी। ये सारी चीजें भी होती हैं, जिसमें जो पासबुक है उसमें तो दिखाई जाती है, लेकिन कैश बुक में क्या होता है वो एंट्रीज हम नहीं दिखा पाते, इस वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर आ जाता है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया भुगतान, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कि कभी कभी जो बैंक होता है, जो कस्टमर होते हैं, उनके बिहाफ पर भी पेमेंट करता है। जैसे कि कौन से पेमेंट होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है। अगर आपने अपने बैंक के साथ बात कर रखी है तो आपके अकाउंट से जितनी भी इंश्योरेंस की या प्रीमियम जो देना है आपको, वो कटता रहता है। उसमें बार बार आपको जो है नहीं कहना पड़ता, बैंक से ऑटोमेटिक वो अमाउंट ट्रांसफर होता रहता है। इस वजह से भी क्या रहता है कि भुगतान सीधे जो है आपके कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जो कस्टमर के अकाउंट में तो डेबिट हो जाता है, और पासबुक के अनुसार भी क्या होगा, आपका जो डिपॉजिट शेष है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसे आप कैश बुक जो होती है वहां पर नहीं दिखाते, क्योंकि कैश में पेमेंट किया नहीं था आपने, तो हम अपनी कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या होगा, पासबुक में तो आपकी दिखाता रहेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। फिर आता है ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराना, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। यहाँ पर क्या है कि इससे पहला पॉइंट जो था उसमें हमने पेमेंट की बात करी थी, अब ये वाले पॉइंट में क्या होता है, रिसीप्ट होना। इसमें क्या रहता है कि जो कस्टमर होगा, जो भी आपको पेमेंट करना है, वो आपको कैश में ना दे करके वो सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अकाउंट में ट्रांसफर करने की वजह से तो आपकी पासबुक में तो दिखाएगा कि रिसीव हो गया है, लेकिन आपके कैश बुक जो आप बना रहे होंगे तो वहां पर वो चीज नहीं दिखाती है, जिस वजह से क्या रहता है, डिफरेंस आता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डेली अगर बात करें तो ये किताबों में आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। प्रैक्टिकली समझिए तो आपकी डेली लाइफ की ये सारी चीजें हैं जो आप लोग करते हैं। सैलरी तो अब ज्यादातर अकाउंट में ही ट्रांसफर होती है, किसी भी तरह की आपकी सर्विस होगी, प्राइवेट में ही कर रहे होंगे तो भी अकाउंट में ट्रांसफर होती है, या कहीं बाहर से आपको अमाउंट भेजना है, किसी को ट्रांसफर करना है, किसी ने आपको ट्रांसफर किया, आपके अकाउंट में जाते हैं। ज्यादातर आज का सारा काम जो हो गया है पेपरलेस हो गया है, सीधा आप जो है बैंक के थ्रू ही सारा काम अपना कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकली समझिए तो ये सब आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सारी चीजें आज के टाइम में बैंक के थ्रू ही कर रहे हैं, या पेपर वर्क नहीं करते हैं। ज्यादातर आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, ज्यादातर ई बैंकिंग का हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए डिफरेंस आता है। फिर आ जाता है बैंक द्वारा ग्राहक के लिए किया गया संग्रह, कलेक्शन मेड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर। कि बैंक जो होता है, जिस तरह से आप इंश्योरेंस के प्रीमियम का आपका भुगतान करता है, पेमेंट करता है बैंक, इसी तरह आपके लिए कलेक्शन भी करता है। क्या कलेक्ट करता है, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप देखते होंगे हर 6 महीने पर आपके जो भी अमाउंट जमा होता है उस पर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, या डिविडेंड है उसका कलेक्शन करता है। ये सारी अमाउंट जो होते हैं आपके जो भी प्राप्त हो रहे हैं वो सब क्रेडिट तो हो जाती है आपके अकाउंट में, लेकिन जो व्यापारी होता है हमें नॉर्मली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब जाकर आप एंट्री कराते हैं पासबुक अपनी, तो वहां पर हमें पता चलता है कि इतना इंटरेस्ट हमें मिला है, तो हम कैश बुक में वो नहीं दिखाते हैं, इसीलिए क्या होता है, डिफरेंस आता है। फिर है बिल, हुंडी तथा चेकों का अप्रतिष्ठित होना, बिल्स, हुंडीज एंड चेक्स डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड क्या होता है कि अगर चेक आपका किसी तरह से या सिग्नेचर में जो मैच नहीं कर रहा है या सही ढंग से लिखा नहीं हुआ है, इसलिए क्या करता है बैंक उसको डिपॉजिट करने से या उस पर अमाउंट देने से आपको मना कर देता है, वो डिसऑनर हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। हुंडी की जो रहती है, हुंडी आपको ने पढ़ा होगा कि जिस तरह से विनिमय बिल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है,
विनिमय साध विलेख विपत्र जिसे बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी टाइप में आपका हुंडी भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा देसी टाइप का होता है, लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है और उसी एरिया में ही या फिर कह सकते हैं राज्य स्तर पर या जिस क्षेत्र से रिलेटेड है उसी में ही एक्सेप्टेबल होता है, स्वीकार्य होता है। इसको आप इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर स्वीकार्य नहीं होता। लेकिन आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं यानी कि विनिमय पत्र होता है, उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होता है, सब जगह वो एक्सेप्टेबल होता है, वो हुंडी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो आपने तो जो ट्रांसफर कर दिया था, तो लेकिन बैंक ने, इसलिए आपने कैश बुक में उतने अमाउंट से दिखा दिया, लेकिन बैंक ने उसको पेमेंट करने से मना कर दिया है, तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। फिर आ जाएगा रोकड़ बही अथवा पासबुक में गलत प्रविष्टियां होना, रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक और पासबुक, कि कैश बुक में या पासबुक में अगर आपने किसी तरह की गलत एंट्री दिखा दी है, जो एरर्स हो जाती हैं हमारी लिखने की, कभी कभी एरर्स ऑफ ओमिशन होती है, कभी कभी एरर्स ऑफ कमीशन होती है, कभी प्रिंसिपल की त्रुटि हो जाती है, तो जिस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। फिर आ जाएगा चेक संग्रह के लिए भी बैंक भेजा किंतु रोकड़ बही में लिखा नहीं गया, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि चेक को कलेक्ट करने के लिए आपने भेजा तो है बैंक में, लेकिन उसको आपने कैश बुक में नहीं दिखाया है, तो इस वजह से भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा। चेक का लेखा रोकड़ बही में हो गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया, चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अपोजिट सिचुएशन है, इससे पहले वाले में आपने पढ़ा कि बैंक में भेज दिया गया लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाया, सेकंड वाले में क्या हुआ कि कैश बुक में दिखा दिया लेकिन बैंक हमने भेजा ही नहीं, तो वहां पर बैंक में आपकी पासबुक में नहीं दिखाएगा एंट्री उसकी, इसलिए डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी कैश बुक होती है, पासबुक होती है, दोनों मैच नहीं करती किसी स्पेसिफाइड डेट पर, किसी विशेष तिथि पर। तो इस वजह से हमें क्या तैयार करना पड़ता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, या बनाने की आवश्यकता भी क्यों आती है, क्यों डिफरेंस हो जाता है, जिस वजह से हमें इसको बनाना पड़ता है, जिससे कि हमें सही प्रॉफिट या सही कैश एक स्पेसिफाइड डेट पर पता चल सके कि हमारे पास कितना है, या तो बैंक में या फिर हमारे पास रोकड़ में, कैश में। अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को इसके बारे में। चलिए चलते हैं अब एमसीक्यूज की तरफ, थोड़ा सा एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर इन ए बैंक, बैंक क्रेडिटर स्टेटस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक समाधान विवरण पत्र होता है, हमको ये तो पता चल गया है कि स्टेटमेंट होता है, लेकिन बनाता उसे कौन है। बैंक में जो खाता धारक है वो खुद बनाएगा, बैंक तैयार करेगा, लेनदार तैयार करेगा, फिर देनदार तैयार करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन जानना चाहता है कि हमारे पास कितना कैश है या कितना हमारे बैंक में है या डिफरेंस क्या है, वो वही व्यक्ति जानना चाहेगा ना, जिसका क्या अकाउंट होगा, जिसका बिजनेस होगा। बाकी जो डेटर है या क्रेडिटर है उनको क्या इंटरेस्ट होगा जानने में, इसलिए कौन बनाना चाहेगा, जो बैंक में खाता धारक होगा या फिर जो व्यापारी है या फिर जो ओनर है वो जानना चाहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक समाधान विवरण एक बैंक विवरण की तुलना करता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स ए बैंक स्टेटमेंट विद। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट जो होती है यानी कि जो पासबुक हमारी होती है उसकी कंपेयर, उसकी तुलना किससे करता है। कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल, कैश बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो नगद भुगतान का जर्नल आप बनाते हैं या नगद प्राप्ति का जर्नल या फिर कैश बुक यानी कि रोकड़ बही या फिर वित्तीय विवरण से, तो किससे आप तुलना करते हैं। आप जो पासबुक होती है, जो बैंक स्टेटमेंट होता है, उसकी तुलना आप करते हैं कैश बुक से, रोकड़ बही से। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान क्या नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट ए reconciled record, memorandum statement, procedures to provide cash book, adjustment, ledger account। अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक तैयार करते हैं वो क्या नहीं है। रिकंसाइल रिकॉर्ड है, करेक्ट है, मिलान करने के बाद तैयार किया जाता है। मेमोरेंडम स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्मरण विवरण पत्र आप तैयार करते हैं कि दोनों चीजों का मिलान करके, करेक्ट है। प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट, करेक्ट है कि एक प्रोसीजर होता है कैश बुक जो हम बना रहे हैं उसमें जो एडजस्टमेंट है उसका। क्या नहीं है, लेजर नहीं है, ये लेजर अकाउंट नहीं होता, खाता बही नहीं होती है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। हमने कैश बुक के बारे में ये पढ़ा था कि आपका जर्नल और लेजर दोनों का ही काम करता है, दोनों की तरह से ही माना जाता है,
लेकिन जो उससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो आपका लेजर अकाउंट नहीं होता। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? टू नो द बैंक बैलेंस, टू आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट द कैश बुक, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम ये विवरण पत्र तैयार कर रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे ऑब्जेक्ट तो बहुत से हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? बैंक बैलेंस जानना ये भी रहता है, कैश बुक को सही करना ये भी रहेगा, स्टेटमेंट का शेष जानने के लिए ये भी है, लेकिन जो मेन होता है ये पहचानना कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया है। रीजन यही होता है मेन बनाने का कि कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट है, जो बैंक विवरण आपको मिल रहा है, जो पासबुक में आपकी दे रखा होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस आया और क्यों आया, इसको पता करने के लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपके जितने भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं सब करेक्ट लगते हैं, वहां पर आपको ये ढूंढना होता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्यादा करेक्ट होगा। कुछ आपके 30%, 40%, 50% के हिसाब से करेक्ट होते हैं, कुछ 100% करेक्ट होते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इसीलिए तो ये काम हम करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इसलिए कि डिफरेंस को जान सके, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक समाधान को प्रभावित नहीं करेगा? Which of the following would not affect bank reconciliation? Discount received, dishonored check, bank interest, check not presented। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर जो बैंक समाधान आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसे क्या चीज इफेक्ट नहीं करेगी, क्या चीज प्रभावित आपकी नहीं करेगी? छूट जो प्राप्त हुई होगी, या फिर जो अनादृत चेक है, या बैंक का ब्याज है, या फिर चेक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो यहाँ पर डिसऑनर्ड चेक भी हमने अभी पढ़ा था कारणों में, जो रीजन हमने पढ़े थे, डिसऑनर्ड चेक भी इफेक्ट करता है, बैंक इंटरेस्ट भी इफेक्ट करता है, और चेक अगर प्रेजेंट नहीं किया गया है तो वो भी इफेक्ट करेगा, लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण पत्र मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर reconcile the cash balance of the cash book, reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook, both A and B, none of these। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुख्य रूप से किस चीज के लिए तैयार किया जाता है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, बोथ ए एंड बी। ए पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, रोकड़ बही के रोकड़ शेष का मिलान करना। तो कैश बुक के कैश बैलेंस से ही मिलान करने को कोई मतलब नहीं बनता है ना। यहाँ पर अगर ये दे रखा होता कि कैश बुक के जो बैंक स्टेटमेंट है उससे मिलान करना तो उसका मतलब बनता, लेकिन यहाँ पर कैश बैलेंस के कैश बुक से मिलान करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक आंसर सिर्फ आपका ऑप्शन बी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपके ऑप्शन रखे जाते हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज part of bank statement, part of the cash book, a separate statement, a subdivision of journal, a subdivision of journal। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, हम जो तैयार करते हैं विवरण पत्र, वो क्या होगा? एक बैंक स्टेटमेंट जो है उसी का ही हिस्सा है, कैश बुक का हिस्सा है, एक अलग विवरण है, या फिर जर्नल का एक उप विभाजन है। तो ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा वो एक आपका सेपरेट स्टेटमेंट होता है जो हम तैयार करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या डिफरेंसेस आए हैं, कितने आए हैं, उसको हम तैयार करके सिर्फ अपना सही जो कैश है उसको जानकारी लेना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए क्या होगा वो एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कैश बुक और पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच अंतर का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ए रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। यानी कि जो हमारी पासबुक है या फिर जो कैश बुक होती है उसके बीच में डिफरेंस आता है, तो बैंक बैलेंस में जो डिफरेंस हो रहा है उसका रीजन नहीं होगा। क्रेडिट सेल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, डिसऑनर्ड चेक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि क्या उसका रीजन नहीं होता है, ऐसे ये क्वेश्चन हमने और सॉल्व किया था जहाँ पर हमारा जो डिस्काउंट हम देते हैं वो रीजन नहीं था। यहाँ पर कह रहा है कि क्या इसका रीजन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा जो क्रेडिट सेल है, हमारी उधार बिक्री है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो उधार थी।
क्रेडिट पे थी उसका ना तो हमें कैश में रिसीव हुआ है, ना ही कोई चेक मिला है, ना ही हमारे जो कस्टमर था उसने हमारे बैंक में ट्रांसफर किया है, वो तो क्रेडिट पे है इसलिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक समाधान विवरण किसके शेष से तैयार किया जाता है? अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, कैश बुक, आइदर कैश बुक और पासबुक, नाइदर कैश बुक नॉर पासबुक। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है किसके जो बैलेंस होता है, शेष होता है, उससे हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा आइदर कैश बुक और पासबुक, उन दोनों से ही हमारा होता है। तो यहाँ पर आपका बोथ दे रखा होता तो बोथ का एक आंसर होता, या फिर बोथ नहीं दे रखा है तो या तो कैश बुक या फिर पासबुक। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के बैंक कॉलम के डेबिट पक्ष पर शेष इंगित करता है। द बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, कैश एट बैंक, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैश बुक हम बनाते हैं उसमें आपकी बैंक कॉलम वाली भी कैश बुक बनती है, तो उसका जो डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है वो किस चीज को दिखाता है? कुल राशि जो बैंक से निकाली गई है, बैंक में और ड्रॉप की कुल राशि, बैंक में नगद या फिर टुकड़े से कोई नहीं, तो किसको दिखाएगा वो दिखाता है कि बैंक में नगद यानी कि कैश एट बैंक कितना है आपके पास, क्योंकि डेबिट साइड में क्या होता है, जितने भी हमारी रिसीप्ट होती हैं, जितना भी हमको अमाउंट मिला होता है वो सब हमारा डेबिट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड में जो भी हमने पेमेंट किया होता है वो दिखाते हैं। तो अगर आपका डेबिट शेष है, डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, तो वहां पर क्या रहेगा कि हमारे पास कैश जो है वो बैंक में अवेलेबल है, कैश एट बैंक दिखाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।